हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि SST के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रही हूं, तो ये ऑनलाइन वाले पेपर हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑफलाइन वाले मैंने जनवरी 2021 तक के पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। 2 पेपर और ऑफलाइन के बचे हैं, उनको भी मैं जल्द ही सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों कथन ए और कारण आर पर विचार करें। कथन ए में लिखा है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। कारण दिया गया है, किसी इलाकों में पौधों और जानवरों जैसे संसाधन का खत्म होना संभव है। सही विकल्प इसमें चुनना है। तो ए और आर दोनों ही सही दिए गए हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। जो आखेटक या संग्राहक थे तो वे क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जब एक जगह पर खाने की वस्तुएं, पौधों, जानवरों यानी संसाधन खत्म हो जाते थे तो ये दूसरी जगह पर चले जाते थे। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि वो जानवर पालते थे, जानवरों के लिए घास की कमी हो जाती या उनके लिए खाद्य पदार्थ उस स्थान पर नहीं रह जाते थे तो ये उस स्थान को छोड़ देते थे और दूसरी जगह पर चले जाते थे। अगला प्रश्न है, लिखा है, ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, बिछुड़ियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए निर्देश तत्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित हैं? पहला विकल्प है मुद्रा राक्षस, दूसरा है राज तरंगिणी, तीसरा है अर्थशास्त्र और चौथा, तो मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था, ये पूरा एक कॉलम में दिया गया है। अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि जो बुनकर कारखाने होते थे उनमें ये निर्देश दिए जाते थे कि वहाँ पर कौन कौन काम कर सकता है और किस प्रकार से कर सकता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यहाँ ये और याद रखिए, अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र को विष्णुगुप्त, इन्हीं का नाम कौटिल्य है और इन्हीं को चाणक्य कहते हैं, तो इन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 में लिखा है, 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। कथन 2 में लिखा है, 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो वे मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। अब बताना है कि कौन से विकल्प सही हैं। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही लिखे हैं, बिल्कुल सही दिए गए हैं। और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी कर रहा है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली फिल करना है के बीच समान है। पहला विकल्प है वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों, दूसरा है बांग्ला गुम्बद मंदिरों और जोधाबाई के महल, तीसरा है विजयनगर और शाहजहानाबाद के महलों, और चौथा है कुतुब मीनार और राजराजेश्वर मंदिर। तो ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला, यह शैली जो है वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों के बीच समान है। पहला विकल्प इस प्रश्न में सही है। वृंदावन में जो गोविंद देव मंदिर बना है ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, और फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर की राजधानी थी, और इसमें जटिल वास्तुशिल्प विवरण वाले कई महल और इमारतें भी हैं।
अगला प्रश्न है, 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिए थे। तो इसमें दोनों ही सही लिखे हुए हैं, ए और बी दोनों ही सही हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो 7वीं सदी के आते आते बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन गए थे और जो ब्राह्मण थे इन्होंने अपना परंपरागत पेशा छोड़ दिया था और शस्त्र उठा लिए थे। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए में लिखा है, 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। कथन बी में लिखा है, ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया है जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। तो इसमें पहला तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गई। ये तो सही है, लेकिन बी में लिखा है कि ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया। तो ब्लैक देसी व्यापारियों को नहीं बल्कि यूरोपीय व्यापारियों को संदर्भित करता है, इसीलिए कथन बी गलत है। सिर्फ कथन ए सही है, यानी कि ए सही और बी गलत। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, औपनिवेशिक भारत के स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। लिखा है, 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। इसके तहत राजाओं तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। तो इसमें जो पहला कथन लिखा है, 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, तो ये गलत लिखा है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, थॉमस मुनरो ने नहीं की थी, इसलिए पहला गलत है। बी और सी सही लिखे हुए हैं, तो इसमें केवल बी और सी सही हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी बंगाल प्रांत में, थॉमस मुनरो ने नहीं की थी, इसलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लिखा है, विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे, वह एक अंग्रेजी शासक थे। तीसरे में लिखा है, कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। और चौथा है, उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए किया। तो इसमें लिखा है, विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे, तो ये सही है। ये एक स्कॉटिश प्रचारक थे जो 19वीं सदी की शुरुआत में धार्मिक कार्यों के लिए भारत आए थे। पहला सही हो गया। दूसरे में लिखा है, वह एक अंग्रेजी शासक थे, तो अंग्रेजी शासक वे नहीं थे, वे एक प्रचारक थे और ये शैक्षिक अन्वेषक के रूप में भारत आए थे, तो दूसरा गलत हो गया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा, ये सही है। उन्हें बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए किया, ये भी सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है, यानी कि चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। कॉलम ए का कॉलम बी के साथ मिलान करें। कॉलम ए में लिखा है राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय को किससे मिलाएंगे? चौथे से मिला देंगे, ब्रह्मो सभा। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी।
स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, इन्हें तीसरे से मिला देंगे। पंडिता रमाबाई, इन्होंने विधवा गृह की स्थापना की थी, इन्हें पहले से मिला देंगे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए। तो इस क्रम में ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी। पश्चिमी विचारों का हवाला देना, समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं सदी के भारत के विशेषकर बंगाल के एक प्रमुख समाज सुधारक थे और प्राचीन ग्रंथों में श्लोक और वाक्यों को उन्होंने ढूंढा है, यानी कि सी सिर्फ सही है, सी सही है, ए और बी गलत हैं। इसमें यहाँ है केवल सी, यहाँ गलत छपा हुआ है, यहाँ केवल सी है और यही इस प्रश्न का उत्तर भी है, दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे? पहला है खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, दूसरा है पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, तीसरा है गुजरात में नमक सत्याग्रह और चौथा है आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला के गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, गुजरात में नमक सत्याग्रह, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला के गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह, यानी पहला, तीसरा, चौथा विकल्प इसमें सही है। जो दूसरा विकल्प लिखा है पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, तो ये जो है इस आंदोलन का नेतृत्व अकाली दल ने किया था, जो राजनीतिक दल था जो पंजाब में सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था, तो जो थे वो पूछे गए हैं, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? इम्पॉर्टेंट प्रश्न ऑफलाइन में भी पूछा गया कई बार और ऑनलाइन में भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। पहला विकल्प है बंगाल, दूसरा है आंध्र, तीसरा है असम और चौथा है पंजाब। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, आंध्र। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। तो इस प्रश्न में पहला बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया था, ये सही है। लेकिन 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसमें कृषि तथा वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। तो उसमें कृषि और वस्तु उद्योगों पर नहीं, बल्कि औद्योगिकीकरण और विशेष रूप से भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। इसीलिए दूसरा गलत है, केवल ए सही है। ए सही किंतु बी गलत, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से ज्योतिराव फूले पर कौन से कथन सही हैं? फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की। बी में लिखा है उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया। सी में लिखा है उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। डी में लिखा है कि वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे।
ई में लिखा है उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी संघर्ष को समर्पित किया। तो इसमें ए सही है बिल्कुल। फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया था। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी हैं। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। ए बी सी डी इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अब उनकी जो ये पुस्तक है, ई क्यों गलत है? उनकी जो ये पुस्तक लिखी है गुलामगिरी, ये भारत में जाति व्यवस्था और निचली जातियों के उत्पीड़न की आलोचना पर आधारित है। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी संघर्ष को समर्पित नहीं है, इसीलिए ई गलत है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस प्रश्न में जो विकल्प हैं वो सही नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर होगा शुक्र। शुक्र आकार में पृथ्वी के बराबर ही है और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा चौथा। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही लिखा है, और ये प्रशांत महासागर से होकर भी गुजरती है। दोनों ए और बी सही हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगर आप 0 अंश अक्षांश पर हैं तो आप पर खड़े होंगे। पहला विकल्प है विषुवत वृत्त, दूसरा है उत्तरी ध्रुव, तीसरा है मकर रेखा और चौथा है दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो 0 अंश अक्षांश पर हैं तो आप खड़े होंगे विषुवत वृत्त पर। पहला विकल्प इसमें सही है। उत्तरी ध्रुव जो है ये 90 अंश उत्तर में स्थित है। मकर रेखा ये 23.5 अंश दक्षिण में स्थित है और दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 अंश दक्षिण में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। अगला प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जैवमंडल हैं, बाकी दोनों हैं। यानी 4 क्षेत्र हैं, 2 दिए गए हैं, 2 और बताने हैं। पहला विकल्प है जलमंडल और मध्यमंडल, दूसरा है जलमंडल और स्थल मंडल, तीसरा है स्थल मंडल और मध्य मंडल और चौथा है स्थल मंडल और समताप मंडल। तो पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, वायुमंडल और जैवमंडल दे दिया गया है, 2 हैं जलमंडल और स्थल मंडल। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है? पहला है इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वृक्षों में वृक्ष वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन और शीशम हैं। और डी लिखा है इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं। तो इसमें ए सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन भी कहते हैं, सही है। और इन वनों में वृक्ष वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां भी गिराते हैं, सही है। ए और बी सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। सी क्यों गलत है? क्योंकि इसमें लिखा है इसमें साल, सागौन और शीशम है। तो ये साल, सागौन और शीशम जो हैं ये शुष्क पर्णपाती वन है, इसीलिए ये गलत है। इन वनों को मानसून वन नहीं कहा जाता है, डी भी गलत है। ए और बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। बी में लिखा है यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों में ही समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो इसमें पहला गलत है, लिखा है नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। यहाँ से नील नदी नहीं, यहाँ की प्रमुख नदी है अमेजन नदी। तो पहला गलत है, बी और सी बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में भिन्नता के निम्नलिखित में से क्या कारण है?
पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण और चौथा है दिन की अवधि। तो पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में भिन्नता के ये तीनों ही कारण हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण और दिन की अवधि। चौथा विकल्प इसमें सही है क्योंकि ये तीनों ही कारण हैं पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में भिन्नता के। अगला प्रश्न है, वायुदाब के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और बी ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शैल खनिजों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो इसमें जो पहला लिखा है कि शैल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है, तो निश्चित संगठन नहीं होता है, अनिश्चित भी हो सकता है, इसीलिए पहला तो गलत हो गया। बी सही है, इसमें ए गलत लेकिन बी सही। चौथा विकल्प इसमें सही है क्योंकि खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ही निर्मित होते हैं। बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेयरी है, पहला विकल्प है चीतों का घर, दूसरा है मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह, तीसरा है दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडा, और चौथा है ठंडे रेगिस्तान। तो प्रेयरी जो है ये घास पालने तो प्रेयरी जो है ये मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है, यानी कि ये घास के स्थल हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना इनमें पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक हैं। पहला है बढ़ता नगरीकरण, दूसरा है बेहतर होता जीवन स्तर, तीसरा है बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन, और चौथा है भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। तो इसमें अलवणीय जल की आपूर्ति के कमी के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर और भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन ये जल की आपूर्ति का कारक नहीं है। ए, बी और डी हैं सिर्फ, यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है सबसे उचित विकल्प का चयन करें। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को बढ़ावा देती है क्योंकि पहला है यह उस क्षेत्र के लोगों के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा देती है, दूसरा है यह आधुनिक मूल्यों और व्यवहार को विस्तार देता है, तीसरा है यह स्थानीय संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है, और चौथा है यह संरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाती है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, यह स्थानीय संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ है। पहला विकल्प है फोटो खींचना, दूसरा है रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, तीसरा है विविधता की सराहना करना, और चौथा है अंतर करना। तो किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ होता है रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है।
तो इसमें ए बी सी तीनों ही सही लिखे हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तीसरा है, यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। और चौथा है, इसकी लोकसभा द्वारा प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति एवं परिवर्तन में भूमिका है। तो इसमें जो पहला लिखा है कि राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं, यही गलत लिखा है, क्योंकि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है। बी, सी और डी सही लिखे हुए हैं बिल्कुल, यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न में मिलान लिखा है वेतन भोगी कर्मचारी। तो वेतन भोगी कर्मचारी है शिक्षक। अनियमित काम किसका है? निर्माण मजदूर का। काम मिल जाता है तो कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो काम की तलाश में भटकते रहते हैं। स्वरोजगार किसका है? फुटपाथ ठेला दुकानदार, यानी जो फुटपाथ पर ठेला लगाते हैं, सामान बेचते हैं, स्वयं का उनका रोजगार होता है। और बिना वेतन का मजदूर यानी कि गृहिणी, जिसे कोई भी वेतन नहीं मिलता है और वो पूरे दिन काम करती है बिना वेतन के। समझ लीजिए सबसे कठिन कार्य तो गृहिणी का ही है। तो इस क्रम में कौन सा सही है? ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है व्यापारी बुनकरों के बीच की व्यवस्था जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है कहलाती है। पहला है आयात निर्यात, दूसरा है सहकारिता, तीसरा है दादन व्यवस्था और चौथा है बाजारों की श्रृंखला। तो व्यापारी और बुनकर के बीच एक व्यवस्था है जिसमें व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, यह कहलाती है दादन व्यवस्था। तीसरा विकल्प इसमें सही है। दादन व्यवस्था को घरेलू प्रणाली या कार्यशाला प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इस तर्क के कि लोकतंत्र देश में अकाल की संभावना कम होती है कौन से वैध कारण हैं? पहला है लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा है सरकार अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी। तीसरा है विपक्ष भूख और भुखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है। और चौथा है स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे कष्टों का रिपोर्ट बना सकती है। तो इसमें लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है उसके कारण पूछे गए हैं। तो पहला तो इसका कारण नहीं हो सकता, बी, सी और डी इसके कारण हैं, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है तो इसे उदाहरण मान सकते हैं। पहला विकल्प है श्रमिकों का विभाजन, दूसरा है लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा, तीसरा है पोषण एवं देखभाल और चौथा है अनुशासित करना। तो यदि सिर्फ लड़कियों को सफाई कार्य में लगाया जा रहा है तो ये लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है? पहला विकल्प है सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे। दूसरा है सभा ने विभिन्न सामाजिक समूहों से आए सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया। तीसरा है सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते थे। और चौथा है सभा में केवल पुरुष सदस्य थे। तो जो सही नहीं है वह बताना है। सभा में केवल पुरुष सदस्य नहीं थे, महिलाएं भी थीं, इसीलिए ये गलत है क्योंकि इसमें लिखा है कि सभा में केवल पुरुष सदस्य थे। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन दो प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है? पहला है प्रतिष्ठा और अवसर, दूसरा है आय और धन, तीसरा है संपत्ति और प्रतिष्ठा और चौथा है अवसर और आय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को
दो प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। पहला विकल्प इसमें सही है। याद रखिए, पूछा गया है ये प्रश्न और पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है? पहला है न्यायिक समीक्षा, दूसरा है आधारभूत संरचना का सिद्धांत, तीसरा है शक्तियों का बंटवारा और चौथा है न्यायिक सक्रियता। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, शक्तियों का बंटवारा। इसी कारण से विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, कथन ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में सही है? पहला है, यूनियन कार्बाइड आश्चर्यचकित रह गई थी जब त्रासदी हुई। यूनियन कार्बाइड ने देश छोड़ने से पहले विषैले रसायनों की साफ सफाई की थी। तीसरा है, जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवार से थे। और चौथा है, इस त्रासदी से जीवित बच निकले लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में बिना अपील किए कंपनी द्वारा दिए गए मुआवजे को स्वीकार किया। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब और कामकाजी परिवार से थे। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो एसएसटी के जो भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करवा दिया है। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।